हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे हमारे पास्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। आवर पास्ट, हमारे अतीत यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि सिर्फ एक पर्सन का तो पास्ट नहीं हो सकता ना। पास्ट में भी, हमारी हिस्ट्री में भी कोई एक पर्सन तो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, काफ़ी सारे लोग एग्जिस्ट करते होंगे, तो जिनका डिफरेंट डिफरेंट पास्ट में एक्सपीरियंस रहा होगा, उसके बारे में जो हमने जानने की कोशिश करी है, इसलिए हमने यहाँ पे हमारे पास्ट बोला गया है, हमारे अतीत बोला है। ठीक है। अब बीसी और एडी क्या है? बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट उस टाइम पीरियड के लिए यूज होता है जब क्रिश्चियनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। फॉर एग्जाम्पल 320 BC, 512 BC। बिफोर क्राइस्ट को BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा भी बोला जाता है। एडी, एडी इज एनो डोमिनो, इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है द ईयर ऑफ द लॉर्ड। इस टाइम तक क्रिश्चियनिटी आ चुकी थी, इसलिए इसको द ईयर ऑफ द लॉर्ड बोला जाता है। एडी को भी हम नंबर्स के साथ लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडी, बट ये एडी अब आगे होता है नंबर से, और जो बीसी है वो नंबर्स के बाद आता है। ये डिफरेंस है एडी और बीसी में। एडी 2012, एडी के लिए हम सीई कॉमन एरा भी यूज करते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, कहाँ रहते थे लोग? जो पहले के लोग थे वो कभी भी एक प्लेस में नहीं रुकते थे, वो मूव करते रहते थे वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। दे यूज्ड टू हंट एनिमल एंड गैदर फूड, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज हंटर गैदरर्स। अब उनको जब नॉलेज हो गई कि किस तरीके से उनको फूड को प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से कल्टीवेशन करना है, तब उन्होंने क्या किया, 8000 ईयर्स अगो उन्होंने सबसे पहली फसल उगाई सुलेमान और कीर्थर हिल्स में। और जो सबसे पहली जो फसल थी जो उन्होंने उगाई थी वो थी वीट और बार्ले। अब जब फसल उग गई, खाना मिल गया एक ही जगह पे, तो वो उनको मूव करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले रहने के लिए जो जगह थी वो थी नर्मदा रिवर के पास, उसके बैंक में, नर्मदा रिवर के निकट लोगों ने नर्मदा रिवर के पास रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उनके पास खाना था, उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं थी। अब धीरे धीरे उन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले शीप और गोट को पाला, एंड धीरे धीरे क्या हुआ, एग्रीकल्चर और ज़्यादा डेवलप हो चुका था। वो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर डेवलप्ड एरियाज थे वो थे गारो हिल और विंध्या माउंटेन्स। विंध्या माउंटेन्स वो प्लेस है जहाँ पे सबसे पहली बार चावल उगाए गए थे। तो आप इधर देख सकते हैं इस मैप में, यहाँ पे है हमारा गारो हिल्स, सेंट्रल में है हमारा विंध्यास, और पाकिस्तान जिस साइड है वहाँ पे कीर्थहर और सुलेमान है। नेक्स्ट इज आवर नर्मदा रिवर के पास लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। अब अराउंड 4700 ईयर्स अगो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास भी सिटीज बनना शुरू हो चुकी थी। अराउंड 2500 ईयर्स अगो गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज में सिटीज डेवलप करने लग गई थी। वहाँ पे सिटीज के साथ साथ सी बीचेस भी थे। अब गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को द सन के नाम से जानते हैं। और जो गंगा रिवर का जो साउथ का रीजन था, जो साउथ ऑफ द गंगा थी, उसको मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि आज बिहार का पार्ट है। मगध का राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग था, और उसका किंगडम बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। इंडस रिवर में सिविलाइजेशन हो चुका था। अब वहाँ पे ईरानियंस और ग्रीक आ गए थे, तो उनको पता था इंडस रिवर के बारे में, और वो लोग इंडस रिवर को द हिंदूज और द इंडोज बुलाते थे। जब वो ट्रेवल करके रीजन ईस्ट ऑफ द रिवर की साइड पहुंचे, तो उन्होंने उस रिवर के और एरिया का नाम, उस रीजन का नाम इंडिया रखा। माना जाता है कि 3500 साल पहले ऋग्वेदा में जो काम मेंशन है उसमें लिखा है कि कुछ लोग जो नॉर्थ वेस्ट, जो इंडस रिवर के पास रहते थे, जो इंडस रिवर वाले एरिया में रहते थे, उनका नाम भरत था, इसलिए इंडिया का नाम भारत था। हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट? हमें कुछ सोर्सेज से पता चलता है, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स या फिर लिटरेरी सोर्सेज जिन्हें हम कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब है रिटन बाय हैंड, जो हाथ से लिखे गई हों। लिटरेरी सोर्सेज मतलब जो कि लिखे गए हों। पहले के लोग पाम लीव्स का यूज़ करते थे लिखने के लिए।
और बर्च ट्री की बार्क का यूज करते थे। और जो लैंग्वेज होती थी वो थी संस्कृत और प्राकृतिक। प्राकृतिक यहाँ पे मतलब है लोकल लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब है किसी हार्ड सरफेस में लिखना। लिखना का मतलब है इंस्क्राइब करना, उसे कार्व करना उस चीज में। वो मेटल हो सकता है कोई भी, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, या फिर कोई भी वॉल्स। आर्कियोलॉजी एविडेंसेस वो हैं जो कि फिजिकली मिले हैं हमें, जो प्रूफ मिला है हमें, वो हम या तो फिर किसी हिस्टोरिकल प्लेस को या बिल्डिंग को ऑब्जर्व करके या उसकी रिसर्च करके या उसे स्टडी करके जो चीज़ें हमें पता चली हैं उसे हम आर्कियोलॉजी एविडेंसेस कहते हैं। अब ये स्टडी कौन करता है? ये स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। जो लोग हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स की या आर्ट वर्क की स्टडी करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो कि हमने देखी हैं, जिनको हमने रिसर्च करा है, जैसे कि कॉइन्स, टूल्स, वेपन, बोन्स, और कोई आर्ट हो गई, या ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जिन्हें देख के पता चलता है हमें हमारे पास्ट के बारे में। टू ग्रोइंग फूड, द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन मूव, क्यों मूव करते थे इतना? हंटर गैदरर्स कहते थे क्योंकि वो एनिमल्स को हंट करते थे, फूड गैदर करते थे, ठीक है। वो मूव करते थे वन प्लेस टू अनदर क्योंकि अगर वो लॉन्ग टाइम तक एक ही प्लेस में रहेंगे तो जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं लाइक प्लांट और एनिमल वो कंज्यूम कर लेंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पे, तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। सो दैट दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फाइंड और टू सर्च फूड। तो खाना ढूंढने के लिए वो वन प्लेस टू अनदर जाते रहते थे। पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज सबसे लंबा टाइम पीरियड है हिस्ट्री का। पैलियोलिथिक एज में लोगों ने बड़े बड़े पत्थरों से टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया जिसका यूज वो एनिमल हंटिंग में करते थे और अपनी सेफ्टी के लिए करते थे, इसीलिए इसको स्टोन एज भी कहा जाता है। पैलियोलिथिक एज में ही लोगों को आग के बारे में पता चला। मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज में बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए थे। लोगों ने छोटे छोटे टूल्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया था जिन्हें वो माइक्रोलेथ्स कहते थे। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़े स्टोन्स वाले जो टूल्स थे उनको यूज नहीं करते थे, वो उनको भी यूज करते थे, बट माइक्रोलेथ्स आ चुके थे, छोटे छोटे टूल्स आ चुके थे जो कि कंफर्टेबली होल्ड किए जा सकते थे। अब एनवायरमेंटल चेंज हुआ, सबसे मेजर जो हुआ था वो मेसोलिथिक पीरियड में ही हुआ था। क्या हुआ? ग्रास प्रोड्यूस होने लग गई थी। जब एनवायरमेंट में चेंजेस आए तो ग्रास प्रोड्यूस होने लगी। जब ग्रास प्रोड्यूस हुई तो एग्रीकल्चर और हर्डिंग बढ़ चुका था और लोगों ने फर्स्ट क्रॉप ग्रो करना शुरू कर दिया था जो कि थी वीट और बार्ली, और फिर लोगों ने डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दिया। जो सबसे पहले पशु पाले गए थे वो थे भेड़ और बकरी। इसके बाद आता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक को हम न्यू एरा के टाइम्स जानते हैं, न्यू एरा। नियोलिथिक एज एक तरह से नया एज है जहाँ पे और भी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए। प्री हिस्टोरिक पीपल एंड साइट्स, पेलियोलिथिक साइट्स। सबसे पुरानी साइट जो है वो है भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे नेचुरल केव्स थी, जहाँ पे लोग रहते थे, जहाँ पे रॉक शेल्टर्स थे, वो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, जो कि उनको बचाता था रेन, हीट और विंड से, ठीक है। ये नर्मदा नदी के पास में है। हुंस्की कर्नाटका में है। करनूल जो आंध्र प्रदेश में है, करनूल केव्स हैं वहाँ पे, जहाँ पे हमें एशेस के निशान मिले हैं, जहाँ पे हमें राख मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि लोगों ने आग का यूज किया था पास्ट में। पाटने महाराष्ट्र में है, जहाँ से हमें ऑस्ट्रिच के एग के शेल्स मिले हैं। मेसोलिथिक साइट्स, मेसोलिथिक साइट्स दो हैं, ब्रह्मगिरी और आदि चनर। नियोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक साइट्स में हमें एनिमल्स की बोन्स और ब्यूरियल साइट्स मिली हैं। द डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोट्स। मेहरगढ़ में हमें रेक्टेंगुलर हाउसेज और स्क्वायर हाउसेज मिले हैं जिसमें 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको यूज कर सकते हैं एज अ स्टोरेज भी। बुरजहम जो कि कश्मीर में है, वहाँ पे लोगों ने पिट हाउसेज बनाए हुए हैं, लाइक जमीन के अंदर गड्ढा करके, और जिनकी स्टेयर्स उनको अंदर लेके जाती थी। कोल्डिवा और महागढ़ में हमें राइसेस के
डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिले हैं कि वहाँ पे कल्टीवेशन होता था राइस का, और वहाँ पे कैटल्स भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि लोगों को फसल उगाना आता था और जानवर पालन भी आता था, पशुपालन भी आता था। हाय, हेलो, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का नया टॉपिक, इन दी अर्लीस्ट सिटीज। तो चलिए जानते हैं आज से पहले सिटीज कैसे थीं। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। अबाउट 4700 ईयर्स अगो हड़प्पा पहली सिटी है जो कि डिस्कवर की गई है। हड़प्पा की जो सिटीज हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज वेस्ट पार्ट, सेकेंड इज ईस्ट पार्ट। जो वेस्ट वाला पार्ट है वो स्मॉलर है बट हायर जगह पे है, इसलिए उसे सीटाडेल कहा गया है। जो ईस्ट वाला पार्ट है वो लार्जर है बट लोअर है, इसलिए उसे लोअर टाउन कहा गया है। सीटाडेल हड़प्पा सिटीज का वेस्ट वाला पार्ट, जहां पर स्पेशल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई थी। मोहनजोदाड़ो में स्पेशल टैंक मिलता है जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। कालीबंगन एंड लोथल में फायर ऑल्टर्स मिले हैं जिन्हें देखकर पता चलता है लोग सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किया करते थे। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल में स्टोर हाउसेस मिले हैं। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट, घर, नालियां और सड़कें। ये जो घर होते थे ये एक मंजिल या दो मंजिल बने होते थे। यहाँ पे जो रूम्स होते थे वो आंगन के आसपास बने होते थे। जो नालियां थी इन घरों की वो कनेक्टेड होती थी स्ट्रीट से, और ये छोटी नालियां बड़ी नालियों से जुड़ी होती थी। नालियां कवर्ड होती थी बट इसमें छोटे छोटे होल्स दिए गए थे ताकि इनकी सफाई की जा सके। लाइफ इन द सिटी। हड़प्पन सिटी बहुत ही बिजी प्लेस था। लोगों को उनकी स्किल के अकॉर्डिंग काम दिया जाता था। जो लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, जिनको प्लानिंग करने आता था, उनको घर बनाने या स्पेशल बिल्डिंग बनाने के लिए काम दिया जाता था, और रूलर उन कुछ लोगों को बाहर भेज देता था जो लोग कलेक्ट करके ला सके प्रीशियस स्टोन, मेटल और रॉ मटेरियल। स्क्राइब्स वो लोग थे जो लिखना जानते थे, वो लोग हेल्प करते थे इस सील्स को बनाने के लिए। क्राफ्ट पीपल वो लोग थे जो कि बर्तन, पॉट, ये सारी चीजें बनाते थे। ये लोग या तो अपने घर में काम करते थे या फिर वर्कशॉप में। वो लोग जो दूसरी जगह जाके रॉ मटेरियल कलेक्ट करते थे वो तो या तो मटेरियल लाते थे या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी। टेराकोटा टॉयज के साथ बच्चे खेलते थे। ये मिट्टी के बने हुए खिलौने होते हैं। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। हड़प्पा सिटी में नए नए ऑब्जेक्ट बनने शुरू हो चुके थे। वो ऑब्जेक्ट स्टोन, शेल और मेटल से बनाए जाते थे। कॉपर और ब्रोंज का इस्तेमाल औजार, हथियार, आभूषण बनाने और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल आभूषण बनाने के साथ साथ बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता था। हमें कुछ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड भी मिले हैं। हड़प्पन्स ने जो सील बनाई थी वो सील रेक्टेंगुलर शेप की होती थी जिसमें एनिमल का पिक्चर कार्व किया जाता था। हड़प्पन्स ने जो पॉट्स बनाए थे उसमें ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन बनाया जाता था। लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कॉटन उगाई गई थी। हमें मोहनजोदाड़ो में कुछ कपड़े के पीसेस मिले हैं जो कि सिल्वर वैस से अटैच थे। हमें स्पिंडल वॉल मिला है जो कि टेराकोटा या कि मिट्टी से बना हुआ है। इसके ऊपर थ्रेड को स्पिन किया जाता था ताकि उसको कन्वर्ट कर सके क्लॉथ में। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल जो हमें नेचुरली मिल जाए वो हमारी रॉ मटेरियल कहलाती है। फिर उसको प्रोसेस करके हम एक फिनिश्ड गुड का शेप दे देते हैं। ठीक है। रॉ मटेरियल जो हड़प्पा ने यूज किए हैं वो थे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन। ये चीजें ये लोग दूसरी जगह से ढूंढ के लाते थे और ये अपने लिए यूज करते थे। कॉपर आता था राजस्थान और ओमान से। टिन ये लोग लेके आते थे अफगानिस्तान और ईरान से। गोल्ड ये लाते थे कर्नाटक से, और जो प्रीशियस स्टोन्स मिले हैं इन्हें वो लेके आते थे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान से। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। हड़प्पन्स लोग फसल उगाते थे और पशुपालन करते थे। फसल उगाने के लिए ये जिस औजार का इस्तेमाल करते थे उसे द प्लॉ कहा जाता है। इसका इस्तेमाल ये लोग धरती में गड्ढा करने के लिए
और मिट्टी को पलटने के लिए करते थे और फिर उसके बाद ये लोग बीजों को डाल देते थे। जहाँ पे ये लोग फसल उगाते थे वहाँ पे वाटर को स्टोर करके रखते थे, देन उसको सप्लाई करते थे खेतों में। हड़प्पन जो पशु पालते थे वो थे शीप, गोट और बफेलो। पशुपालन और पानी को अवेलेबल कर दिया गया था सेटलमेंट के टाइम ही। दे यूज टू कलेक्ट फ्रूट्स लाइक बेर, caught fish and hunted wild animals like antelope. हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। अब गुजरात में जो हड़प्पन टाउन्स थे वो था धोलावीरा, जो कि रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड था, बेसिकली बेट में, खादिर बेट में, जहाँ पे फ्रेश वाटर आता था और फर्टाइल सॉइल थी, एकदम उपजाऊ मिट्टी थी वहाँ पे। धोलावीरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तीनों ही पार्ट्स सराउंडेड थे बहुत ही बड़ी दीवार से और वहाँ पे एक बड़ा सा गेटवे होता था एंट्रेंस के लिए। वहाँ पे लार्ज ओपन एरियाज होते थे जहाँ पे लोग अपनी सेरेमनीज कंडक्ट करते थे। लार्ज लेटर्स में हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट थी वो लिखी जाती थी वाइट स्टोन्स में कार्व करके। हड़प्पन की जो राइटिंग थी वो हमें मिली है कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में, जैसे कि सील। धोलावीरा के बाद बारी आती है लोथल की। लोथल गुल्फ ऑफ कम्बात के पास और साबरमती रिवर के नेक्स्ट में सिचुएटेड है। लोथल में रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ लोकेशंस में सेमी प्रीशियस स्टोन्स इजीली मिल जाते हैं। ये एक तरह से सेंटर है जहाँ पे स्टोन, शेल और मेटल्स के आइटम बनाए जाते हैं। लोथल में स्टोर हाउस भी थे। इन स्टोर हाउस में हमें सील और सीलिंग्स मिली हैं। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। 3900 ईयर्स अगो लोगों ने इन सिटीज में रहना बंद कर दिया था। जो हड़प्पन सिटीज थी वहां पे लोग नहीं रहते थे। इन लोगों ने सील्स और राइटिंग्स और वेट्स का इस्तेमाल भी बंद कर दिया था। जो रॉ मटेरियल ये लोग दूसरे देशों से, दूसरी जगह से लेके आए थे वो भी बहुत कम हो चुका था। मोहनजोदाड़ो में हमें गार्बेज मिलता है स्ट्रीट्स में। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो टूटा हुआ है। जो हाउसेस हैं वो भी टूट चुके थे, बहुत ही लेस इम्प्रेसिव हैं। एक तरह से यहाँ पे इस सिटी का, इन चीज़ों का सब एंड हो गया है, बट हमें ये नहीं पता कि एंड क्यों हुआ है। आज तक हमें ये नहीं पता चला। बट माना जाता है कि लोग दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए थे या फिर कोई डिजास्टर आया था या नेचुरल डिजास्टर हुआ था जिसकी वजह से लोगों का ने वहां पे रहना बंद कर दिया था। हेलो, हाय, नमस्ते। आज का टॉपिक है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। तो चलिए शुरू करते हैं। ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेज आर वेदास। वो मैन्युस्क्रिप्ट जो हमें रिटन में मिली हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेदा है। ये 3500 साल पहले लिखा गया है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा हिम्स हैं जिन्हें हम सुक्ता भी कहते हैं। इसका मतलब है वेल सेड। ये हिम्स देवी और देवताओं के ऑनर में लिखी गई हैं। 3 देवता जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हैं अग्निदेव, इंद्रदेव जो कि वॉरियर ऑफ गॉड हैं, सोम इज अ प्लांट जिससे एक यूनिक ड्रिंक बनाई जाती है, अग्नि, अग्नि देवता, इंद्र वॉरियर ऑफ गॉड, योद्धा, सोम वो प्लांट जिससे यूनिक ड्रिंक बनाई जाती थी। ऋग्वेदा लिखने की जगह बोला और सुनाया जाता था। ये काफी सालों बाद, काफी सेंचुरीज बाद लिखा गया है, बट ये सबसे पहले जो प्रिंट हुआ है ये सिर्फ कुछ ही सालों पहले, 200 सालों पहले प्रिंट हुआ है। ऋग्वेदा में कुछ हिम्स डायलॉग्स की फॉर्म में लिखे गए हैं। ये कन्वर्सेशन एक सेज जिनका नाम विश्वामित्र है उनके और 2 नदियों के बीच में है। वो 2 नदियां हैं द बीज एंड सुतलेज। ये गॉडेस को ऑनर करने के लिए लिखी गई है। कैटल, हॉर्सेस एंड शैरियट। ऋग्वेदा में एनिमल्स, चिल्ड्रन स्पेशली सन्स और हॉर्सेस के बारे में प्रेयर्स लिखी हुई हैं। ये घोड़े, शैरियट मतलब रथ से जुड़े होते थे। ये रथ
युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे टू कैप्चर एनिमल्स, लैंड, पीपल एंड वाटर। जब इन युद्ध से, इन लड़ाइयों से पैसा इकट्ठा हो जाता था, वो पैसा पंडित, ब्राह्मण और जो राजा था उसमें और अन्य प्रजा में बंटता था। उसके बाद कुछ हिस्सा इस पैसे का यूज होता था यज्ञ करवाने के लिए या फिर सैक्रिफाइसेस करवाने के लिए। इसमें ये लोग ऑफरिंग्स देते थे टू गॉड एंड गॉडेस। इन ऑफरिंग्स में इंक्लूड होता था घी, अनाज और कई बार ये लोग एनिमल्स को भी सैक्रिफाइस करते थे। बहुत सारे मेंस इसमें पार्ट लेते थे, इन लड़ाइयों में पार्ट लेते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, कुछ ऐसी रेगुलर आर्मी नहीं थी, बट वो जो लोग थे वो इकट्ठा होते थे और मिलते थे और डिस्कस करते थे इन सारे मैटर्स के ऊपर जो कि वॉर और पीस से रिलेटेड थे। देन ये लोग अपना लीडर चूज करते थे जो कि बहुत ही पावरफुल पर्सन होता था, जिसको स्किलफुल, जिसको नॉलेज थी बहुत सारी, वो पर्सन इनका लीडर होता था। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए ये लोग उनके काम देखते थे, लैंग्वेज कौन सी बोल रहे हैं, कौन सी कम्युनिटी है, कौन सी फैमिली है, कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं या फिर कौन सा कल्चर ये फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखते थे। ये दो पार्ट्स में, दो ग्रुप में डिवाइड थे। जैसे कि प्रीस्ट, जिनको ब्राह्मण कहते हैं, वो लोग जो रिचुअल्स या पूजा वगैरह कराते थे वो लोग प्रीस्ट कहलाते हैं। दूसरी तरफ थे राजा। ये राजा वैसे राजा नहीं थे जिनके पास, जो पहले की तरह राजा नहीं थे, इनके पास न ही कोई बड़ा कैपिटल था, न ही सिटीज और न ही आर्मीज वगैरह कुछ नहीं थे। ये लोग टैक्सेस भी कलेक्ट नहीं करते थे, बट ये लोग राजा थे। On the basis of their work, whatever they used to do, that is why they are known as rajas. लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए दो वर्ड्स का यूज होता था, जना और वेश। वेश वैश्य वर्ड से आया है। जो लोग हिम्स कंपोज करते थे वो लोग आर्यास कहलाते थे, और दूसरे थे दासास और दास्यूस, जो लोग हिम्स कंपोज नहीं करते थे। ये लोग सैक्रिफाइसेस परफॉर्म नहीं करते थे, पर ये डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। जो दासाज है उसका फेमिनिन वर्ड है दासी, मतलब स्लेव। वो लोग जो हार जाते थे युद्ध में और पकड़े जाते थे राजा के द्वारा, वो मैन और वुमेन स्लेव्स बन जाते थे। वो वही काम करते थे जो उनका मालिक कहता था। ये लोग इस तरह से ट्रीट किए जाते थे जैसे ये अपने मालिक की प्रॉपर्टी हो। धीरे धीरे जब नॉर्थ वेस्ट के सब कॉन्टिनेंट में डेवलपमेंट होने लग गया, तब ऋग्वेदा को लिखा जाने लग गया। तब ऋग्वेदा लिखने की शुरुआत हुई थी। द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ, मेगालिथ्स बिग स्टोन को कहा गया है, लार्ज स्टोन रॉक्स को कहा गया है। ये यूज होते थे ब्यूरियल लोकेशन को मार्क करने के लिए। अराउंड 3000 ईयर्स अगो डेक्कन, साउथ इंडिया, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में मेगालिथ्स का कंस्ट्रक्शन कॉमन हो चुका था। मेगालिथ्स इजीली विजिबल होते थे और ये ग्रेव में इस तरह से अरेंज किए जाते थे जैसे कि कोई सर्कल। बड़े बड़े पत्थरों को एज अ सर्कल बना के यूज किया जाता था, मार्क किया जाता था ब्यूरियल को, और वहां पे एक लार्ज स्टोन को खड़ा कर दिया जाता था एज अ साइन, जिससे पता चले कि यहाँ पे ब्यूरियल है इस पत्थर के नीचे। ब्लैक एंड रेड वेयर के जो पॉट्स होते थे वो बरी किए जाते थे डेड पर्सन के साथ। आयरन टूल्स, वेपन, हॉर्स इक्विपमेंट, स्केलेटन और ऑर्नामेंट्स जो कि स्टोन और गोल्ड से बने हैं वो भी हमें मिले हैं इन ब्यूरियल्स में। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, तो पहले भी सोशल डिफरेंसेस हुआ करते थे, ये हमें स्केलेटन्स और उसके साथ जो सामान बरी थे उसको देख के पता चलता है। एक स्केलेटन बरी किया गया था 4 कॉपर बैंगल्स, 1 conch shell, 33 gold beads and 2 stone beads के साथ। बट दूसरी स्केलेटन में कुछ पॉट्स को ही बरी किया गया था। इससे हमें क्या पता चला कि जो सोशल डिफरेंस था उस टाइम पे भी हुआ करता था, लेवल ऑफ स्टेटस उस टाइम पे भी डिफरेंट हुआ करता था। कुछ लोग रिच थे, कुछ लोग पुअर थे और कुछ लोग चीफ या फॉलोवर्स, ऐसे लोग भी रहे होंगे। Were some burial spots meant for certain families? Megaliths एक स्केलेटन से ज्यादा स्केलेटन कंटेन करता था। माना जाता है कि सेम फैमिली के लोग सेम प्लेस में बरी किए जाते थे, पर सेम टाइम पर नहीं। जो लोग बाद में मरते थे उनकी जो बॉडी थी उसको ग्रेव
पे लाने के लिए वो लोग पोर्ट हॉल्स का यूज करते थे। पोर्ट हॉल्स के थ्रू वो लोग उस डेड बॉडी को लेके आते थे ग्रेव पे, उसी जगह पे जहाँ पे उनके फैमिली मेंबर्स को बरी किया गया था। जो स्टोन्स थे बड़े बड़े जिनको यूज किया गया था ब्यूरियल को मार्क करने के लिए, वो एज अ साइन पोस्ट वर्क करते थे ब्यूरियल साइट्स पे, जिससे लोगों को पता चल सके कि वहां पे कौन सी फैमिली है, कौन सा पर्सन है, और वो उस सेम प्लेस पे वापस आ सकें जब वो चाहें। A special burial at इनाम गांव। इनाम गांव भीम नदी की सहायक नदी गोड़ के पास स्थित है। इनाम गांव को कब्जा कर लिया गया था करीबन 3600 और 2700 के बीच। यहाँ पर जो अडल्ट होते थे उनको सीधा लिटाया जाता था, बट उनका जो हेड होता था वो नॉर्थ की साइड होता था। कुछ ब्यूरियल्स घर के अंदर ही हो जाते थे और उसमें डेड पर्सन के साथ खाना और पानी भी रखा जाता था, साथ ही उसके बर्तन भी। एक ब्यूरियल ऐसा मिला है जहां पे एक पर्सन को 5 कमरे वाला घर और आंगन के बीच में दफनाया गया है। वहां पे भंडार घर भी होता था और उसकी बॉडी को इस तरह से प्लेस किया गया है जिसमें उसकी जो लेग हैं उनको क्रॉस कर दिया गया है। ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ बीज मिले हैं गेहूं, जौ, चावल, दालों के, जिनसे पता चलता है कि इनाम गांव के लोग फसलें उगाते थे। जो बोन्स मिली हैं एनिमल्स की, उनमें कट देखकर पता चलता है कि ये लोग एनिमल्स का हंट करते थे एंड फिर उनको खाते थे। कुछ एनिमल्स के बोन्स मिले हैं जैसे कि बफेलो, गोट, शीप, जिनको देख के पता चलता है कि ये लोग उनको पालते भी थे। फ्रूट्स के एविडेंसेस मिले हैं, उनके बीज मिले हैं जिनसे देख के पता चलता है कि ये लोग फ्रूट्स कलेक्ट करते थे जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स और भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ बेरीज को कलेक्ट किया करते थे। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।